हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड इट्स रिएक्शन टाइम। मेरा नाम है आयशा जावेद। मेरा नाम है सैम। आज हम आपकी खिदमत में जो वीडियो लेके आए हैं, वीडियो का टाइटल है इंडियन रेलवेज 2030 मास्टर प्लान। 800 प्लस वंदे भारत, 14 हाई स्पीड रेल, 50 मेट्रो कॉरिडोर्स। अभी इसके ऊपर मास्टर प्लान आया है कि हो सकता है इन फ्यूचर इस चीज़ के ऊपर वर्क हो और आने वाले टाइम में इंडिया में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएं। 2030 में कहा जा रहा है कि काफी ज्यादा रेलवे में बदलाव आने वाला है। मतलब काफी हर जगह वंदे भारत चलेगी और भी काफी कुछ चेंजिंग्स आएंगे। तो यार जिस तरह वैसे भी भारत का चल रहा है रेलवे में, मुझे तो लगता है कि इन फ्यूचर ये प्लान्स होने अभी से चाहिए। इतना काम शुरू कर दिया उन्होंने, अभी से इतनी अब हम लोगों को प्रोग्रेस देखने को मिल गई है। तो आने वाले टाइम में जो ये मास्टर प्लान बना रहे हैं या अगर इसके ऊपर वर्क चल रहा है, सोच रहे हैं, तो आगे क्या इन फ्यूचर चेंजेस आने वाली हैं और कितनी फैसिलिटीज आने वाली हैं, ये तो हमें वीडियो देख के पता ऑल चलेगा। कैट गोस टू दिस चैनल का नाम है राइजिंग भारत। भारत। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां जाके भी ये वीडियो देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के पहले वीडियो देख लेते हैं, एंड पे रिएक्शन करेंगे। उससे पहले चैनल को लें सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप वीडियो तक पहुंच करते हैं सकें। स्टार्ट। दोस्तों सोचिए जरा, जब वो दिन आएगा जब मुंबई से अहमदाबाद का सफर केवल 2 घंटे का होगा और लखनऊ से दिल्ली का सफर 1.5 घंटे के आसपास निपट जाएगा। ये कोई फैंटेसी नहीं, बल्कि वही चीज है जिसे हम अब हाई स्पीड रेल कहते हैं। और यही चीज आने वाले 10 से 15 सालों में हमारी अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल सकती है। आदमी अगर सुबह सवेरे किसी दूसरी सिटी से मीटिंग करके शाम तक वापस अपने घर पहुंच सकता है, तो उसका दिन भर का टाइम कैसे बदल जाएगा। उसी टाइम सेविंग के मल्टीप्लाई होने से बिजनेस में ढेरों नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, छोटे बड़े शहरों का कनेक्शन सुधरेगा और देश के अंदर की अर्थव्यवस्था का जो सर्किट है वो बहुत तेजी से चलने लगेगा। अब सवाल यही है, ये सब कैसे होगा और क्या सचमुच इतना बड़ा असर पड़ेगा? चलो मैं तुम्हें आसान भाषा में समझाता हूँ। हाई स्पीड रेल बुनियादी तौर पर वो ट्रेनें होती हैं जो 250 से 350 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ऊपर की रफ्तार से चलती हैं और जिनके लिए अलग से डेडिकेटेड ट्रैक्स बनाए जाते हैं, यानी उनका अपना एक्सप्रेसवे जहां कोई फ्रेट ट्रेन या लोकल ट्रैफिक नहीं आता। पर ध्यान दो, ये वंदे भारत या शताब्दी जैसी फास्ट ट्रेनों से अलग है। वंदे भारत जैसी ट्रेनें तेज जरूर हैं, पर वे अभी भी कन्वेंशनल ट्रैक्स पर चलती हैं जहां फ्रेट और पैसेंजर दोनों चलते हैं। इसलिए उनकी प्रैक्टिकल स्पीड 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं जा पाती। हाई स्पीड में चीजें अलग तरह से डिजाइन होती हैं। डेडिकेटेड राइट ऑफ वे, हाई ग्रेड इलेक्ट्रिफिकेशन, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग, स्पेशल रोलिंग स्टॉक और सेफ्टी के लिए फेंसिंग, अर्थक्वेक सेंसर्स और टनल्स के लिए एडवांस्ड सिस्टम्स। यानी हाई स्पीड रेल जहां चलेगी वहां एकदम तेज और रिलायबल सर्विस देगी। ट्रैफिक जैम, सिग्नल डिले जैसी परेशानियां नहीं रहेगी। हमारे देश का पहला ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जिसे आम बोलचाल में बुलेट ट्रेन कहा जाता है। इसकी लंबाई करीब 508 किलोमीटर है और डिजाइन स्पीड लगभग 350 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि ऑपरेशनल स्पीड लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास रखी जा रही है। इस लाइन पर जापान की शिंकानसेन टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है और प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि मुंबई अहमदाबाद का जो आज 6 घंटे का सफर है वो 2 घंटे के अंदर पूरा हो जाए। थोड़ा टेक्निकल टाइमलाइन देखें तो गुजरात का सेक्शन 2027 तक पूरा हो जाने का टारगेट है और पूरा रूट 2029 तक ऑपरेशनल हो सके। हालांकि मुंबई साइड पर कुछ देरी हुई क्योंकि कुछ राजनीतिक मुद्दों और अप्रूवल्स में रुकावटें आई थीं। इन देरी विग्रहों की कीमत सिर्फ टाइम नहीं होती, पैसा भी बहुत बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए 2017 में जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तब इसका अनुमानित खर्च लगभग 108,000 करोड़ रुपए था, पर अब इसकी लागत बढ़कर करीब 1,65,000 करोड़ रुपए तक आ चुकी है। यानी पर किलोमीटर लागत पहले के अनुमान से दुगुना हो गई। देरी और इन्फ्लेशन की वजह से पर किलोमीटर कॉस्ट काफी ऊपर चली गई। जापान इस प्रोजेक्ट में टेक्निकल पार्टनर है और इसका लोन भी दीर्घकालिक है, जो बहुत कम ब्याज पर दिया गया था। पर कुल मिलाकर भारत को इस प्रोजेक्ट से जुड़ी फाइनेंशियल लायबिलिटी भी संभालनी पड़ रही है। अब बात करते हैं कि आखिर हाई स्पीड रेल से आर्थिक तौर पर कितना बड़ा लाभ हो सकता है। अलग अलग स्टडीज और एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर भारत अगले 15 सालों में 10 या उससे अधिक हाई स्पीड कॉरिडोर बनाएगा तो इसका आर्थिक फायदा हजारों करोड़ों में नहीं बल्कि लाखों करोड़ों में नजर आएगा। कुछ अनुमान तो कहते हैं कि इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट से कुल मिलाकर लगभग 60 लाख करोड़ रुपए के आसपास का इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बन सकता है। ये संख्या सिर्फ रेल टिकट की आमदनी नहीं है,
इसमें कंस्ट्रक्शन जॉब्स, रॉ मटेरियल्स, सीमेंट, स्टील, लॉजिस्टिक्स, स्टेशन एरिया रीडेवलपमेंट, रियल एस्टेट एप्रिसिएशन, टूरिज्म बूस्ट और प्रोडक्टिविटी गेन्स सब शामिल होते हैं। सोचो कि ट्रैवल टाइम कम हुआ तो बिजनेसमैन 2-3 मीटिंग्स और कर पाएगा। ट्रेन के पास मौजूद शहरों के बीच सप्लाई चेन्स तेज हो जाएंगे। छोटे शहरों के उद्योग आसानी से बड़े बाजारों तक पहुंच पाएंगे। ये सब मिलकर जीडीपी पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जिस रूट से गुजरती है, वहां की जमीन और रियल एस्टेट वैल्यू अक्सर तेजी से बढ़ती है। स्टेशन के आसपास कमर्शियल हब्स बनते हैं, नए इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स लगते हैं और रोजगार के अवसर बनते हैं। ये वही पैटर्न है जो जापान में शिनकानसेन के बाद और चीन में हाई स्पीड नेटवर्क के बाद देखा गया। जापान में 1964 की शिनकानसेन के बाद टोक्यो, ओसाका जैसी सिटीज की ग्रोथ नेशनल एवरेज से ज्यादा रही और चीन ने भी बड़े पैमाने पर हाई स्पीड रेल बनाकर रीजनल डेवलपमेंट को बूस्ट किया। इसलिए भारत भी अब टारगेटेड अप्रोच ले रहा है। सिर्फ हर जगह बुलेट मत चलाओ, बल्कि मेजर इकोनॉमिक कॉरिडोर्स और सिटीज को स्मार्टली कनेक्ट करो ताकि लॉस मेकिंग लाइंस ना बने। चाइना ने बड़े पैमाने पर हाई स्पीड लगाए और कुछ केसेस में लॉस भी हुआ। 2022 में रिपोर्टेड लॉसेस और भारी बोरोइंग के कारण उनको चैलेंजेस भी झेलने पड़े। भारत ने उनसे सीख ली है और ज्यादा सिलेक्टिव फेज्ड अप्रोच अपनाने की कोशिश कर रहा है। जहां डिमांड और कनेक्टिविटी इकोनॉमिक रैशनल मजबूत हो, वहां बड़े स्केल इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अगर हम नंबर्स की बात करें तो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट भारी होती है, पर बेनिफिट्स भी बड़े पैमाने पर होते हैं। कंस्ट्रक्शन फेज में लाखों जॉब्स क्रिएट होती हैं। इंजीनियर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, सप्लाई चेन वर्कर्स, सीमेंट, स्टील इंडस्ट्रीज, ये सब डायरेक्ट बेनिफिट पाते हैं। ऑपरेशन फेज में भी स्टेशंस, ऑन ट्रैक मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक्स और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिलता है। इसके अलावा फ्लाइट और रोड ट्रैवल में कुछ शिफ्ट आना भी संभव है, जिससे फ्यूल इंपोर्ट बिल्स घटेंगे और कार्बन फुटप्रिंट में संभावित कमी आएगी। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि हाई स्पीड कनेक्टिविटी सिटीज के बीच प्रोडक्टिविटी गैप को घटाती है। उस हिस्से की जीडीपी ग्रोथ बाकी सिटीज से 2 से 2.7% ज्यादा हो सकती है और एग्रीगेट नेशनल आउटपुट पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। भारत का प्लान एम्बिशियस है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई जैसी 4 मेजर मेट्रोज को इवेंचुअली हाई स्पीड नेटवर्क से जोड़ा जाना है और टारगेट ये रखा गया है कि लगभग 10,000 किलोमीटर तक का हाई स्पीड नेटवर्क समय के साथ बने। ये बड़े लक्ष्यों का सेटअप है ताकि किसी एक राज्य की राजनीति या काम में देरी होने पर भी अन्य राज्यों में काम चलता रहे। मतलब लॉन्ग रेंज कंटिन्यूटी एंड जॉब्स अक्रॉस द कंट्री। पर हाँ, हम ये मानते हैं कि 2050 तक चीन जैसी 1,00,000 किलोमीटर नेटवर्क जैसी स्थिति कहना अनरियलिस्टिक है। पर इंडिया का फोकस सिलेक्टिव इकोनॉमिकली वायबल कॉरिडोर्स पर रहेगा, जिससे लॉसेस मिनिमाइज हों और रिटर्न्स मैक्सिमाइज हों। अब बात प्रैक्टिकल चैलेंजेस और फाइनेंस की। मुंबई अहमदाबाद प्रोजेक्ट में देरी के कारण कॉस्ट एस्केलेशंस हुए और लोन सर्विसिंग की लायबिलिटी बढ़ गई। जापान ने कंसेशनल लोन दिया, पर टोटल रीपेमेंट और इंटरेस्ट बर्डन भारत पर आता है और यदि लोन मार्केट रेट्स हायर होते तो कॉस्ट और भी बढ़ता। इसलिए टाइमली एग्जीक्यूशन और कॉस्ट कंट्रोल क्रिटिकल है। 4 साल की देरी का मसलन करोड़ों करोड़ रुपयों का प्रभाव पड़ा है। वही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लैंड एक्विजिशन आसान होना, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस सही समय पर मिलना, ये सब प्रोजेक्ट्स की सफलता के लिए जरूरी हैं। सरकार ने इसीलिए फेज्ड अप्रोच और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को भी कंसिडर किया है ताकि बर्डन साझा हो सके और एग्जीक्यूशन तेज हो। दूसरी तरफ भारत ने हाई स्पीड के साथ सेमी हाई स्पीड और वंदे भारत जैसी इंडिजिनस ट्रेन्स पर भी जोर दिया है। वंदे भारत जैसे सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स लंबे रूट्स पर अब भी तेज और सस्ता विकल्प देती हैं और सरकार प्लान कर रही है कि देश भर में कई वंदे भारत सेट्स चलाकर लास्ट माइल कनेक्टिविटी और रीजनल कनेक्टिविटी भी सुधारा जाए। इससे उन शहरों को भी बेनिफिट मिलेगा जहां बुलेट ट्रैक इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं होगा। कुल मिलाकर कॉम्बिनेशन ऑफ बुलेट प्लस सेमी हाई स्पीड प्लस मेट्रो एक्सपेंशन ही नेशनल मोबिलिटी रेवोल्यूशन बनेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हाई स्पीड रेल सिर्फ ट्रेनों का मामला नहीं, ये अर्बन प्लानिंग और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का कैटलिस्ट है। स्टेशन एरिया रीडेवलपमेंट से छोटे शहरों में नए कमर्शियल हब्स बनेंगे, टूरिस्ट फ्लोज बढ़ेंगे और ये रूरल अर्बन डिवाइड को कम करके रीजनल डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा।
विदेशी निवेश के नजरिए से भी बड़ा इंफ्रा बिल्ड आउट दिखता है कि देश इन्वेस्टमेंट के लिए सीरियस है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलायबिलिटी फॉरेन इन्वेस्टर्स की कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज इन्वेस्टमेंट भी बढ़ सकते हैं। यही वो मल्टीप्लायर इफेक्ट है जिसकी वजह से इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं कि हाई स्पीड कॉरिडोर्स could add trillions to the economy over the long term। अब जाहिर है हर बड़ी चीज के रिस्क्स भी हैं, फाइनेंशियल रिस्क्स, राइडरशिप रिस्क, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और ऑपरेशनल चैलेंजेस। इसलिए प्लानिंग में ध्यान दिया जा रहा है कि लाइंस केवल डिमांड ड्रिवन हो, स्टेशंस इकोनॉमिकली वायबल हों और सोशल इम्पैक्ट मिटिगेशन प्लान्स, रीसेटलमेंट, एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स मजबूत हों। टेक्नोलॉजी और मेंटेनेंस स्टैंडर्ड्स ग्लोबली बेंचमार्क्ड होंगे ताकि सेफ्टी फर्स्ट हो, क्योंकि हाई स्पीड्स में सेफ्टी मार्जिन क्रिटिकल है। साथ ही ऑपरेशंस में कॉस्ट रिकवरी मॉडल्स, लैंड वैल्यू कैप्चर मैकेनिज्म्स और स्टेशन डेवलपमेंट पार्टनरशिप्स शामिल किए जा रहे हैं ताकि पब्लिक बर्डन कम हो और प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़े। तो एक लाइन में कहें तो हाई स्पीड रेल भारत के लिए कोई लग्जरी नहीं, बल्कि 21वीं सदी की ग्रोथ इंजन है। अगर सही तरीके से प्लान और एग्जीक्यूट किया गया तो आने वाले 15 से 25 वर्षों में ये देश की प्रोडक्टिविटी, कनेक्टिविटी और कंपेटिटिवनेस को अगले स्तर पर ले जाएगा। इससे मिलने वाला इकोनॉमिक इम्पैक्ट सिर्फ ट्रांसपोर्ट सेक्टर तक सीमित नहीं रहेगा। कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म, रियल एस्टेट और इवन एनर्जी सेक्टर भी इस बदलाव में शामिल होंगे। और हाँ, इस सब का आउटकम तब बेहतर होगा जब एग्जीक्यूशन टाइमली रहे, कॉस्ट कंट्रोल रहे और कॉरिडोर्स को इकोनॉमिक लॉजिक के साथ चुना जाए। यानी जहां लोग और माल यात्रा करना चाहें, वहीं बुलेट ट्रेन चले। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो नीचे बताओ आप किस रूट पर सबसे पहले। तो गाइज ये तो थी वीडियो के 2030 तक कितनी प्रोग्रेस होने वाली है, लेकिन वीडियो देख के तो ये पता चल रहा है कि ये 2030 तक भी नहीं होने वाली है। जैसा कि उन्होंने बोला कि हो सकता है इसको 15, 20, 25 साल लग जाए। तो मेरा नहीं ख्याल 20-25 साल बाद हम देखने के लिए यहाँ पे बैठे हुए होंगे। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि जितना कुछ उन्होंने बताया है कि इतनी चेंजेस लेके आएंगे तो ही वो लाइक चीन और जापान जैसे मुल्क को जो है वो रेलवे, सबवे और बुलेट ट्रेन्स के मामले में इंडिया उनको टच कर सकता है। तो उसमें इनको काम करते-करते इतने साल लग जाएँगे, लेकिन ये तो था मास्टर नो प्लान डाउट, जिसके ऊपर काम हाँ, नो करना डाउट चाह रहे इंडिया ने हैं। वर्क बहुत ज़्यादा किया है अपनी रेलवे पे। अदर कंट्रीज़ के अगर हम कंपैरिज़न बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंडिया आगे है रेलवे में। जापान और चाइना के इर्द-गिर्द पहुँचने की उसकी पूरी कोशिशें, क्योंकि जापान ने ही आई थिंक सो बुलेट ट्रेन स्टार्ट की थी सबसे पहले और चाइना उसके पीछे-पीछे है और आई थिंक सो इंडिया 3rd नंबर पे पहुँचने की फुल तैयारी में है। और जैसा लेकिन कि उन्होंने अगर बताया आप कि बात करें इतनी जल्दी मतलब इतना कुछ जैसे 50 उन्होंने मेट्रो स्टेशन बताए, मेरे ख्याल से पीछे 4 इयर्स रह गए हैं, 2026 स्टार्ट हो गया है। 4 इयर्स में तो ये सब काम नहीं होने वाला है। इसको आई थिंक सो कोई 20 से 25 साल लग जाएंगे, तब तक हम हो ना हो हमें कोई नहीं पता है और हम में से कोई भी पता नहीं ये चीज़ देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा। बट अगर इंडिया इसको सोच भी रहा है तो एक अच्छी चीज़ है, अपने मुल्क का फ्यूचर सोचना और चाहिए। जैसे कि उन्होंने बताया कि उन्होंने जापान के साथ इस चीज़ का जो है वो मुआहिदा किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो उनको जो है वो लोन में भी हेल्प कर रहे हैं और ये जो रेलवे का उनका आगे का प्लान है उसमें भी हेल्प आउट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स जापान शुरू से हेल्प कर रहा है उनको, पहले भी वंदे भारत और नमो भारत में भी जापान ने उनको काफ़ी ज़्यादा जो लोन की बात होती है वो उन्होंने दी है। तो बाकी अगर बात की जाए इसकी ओवरऑल रेलवे स्ट्रक्चर की, तो इंडिया नो डाउट बहुत अच्छा रेलवे स्ट्रक्चर है उसका और तो मुझे लगता है कि शायद इंडिया आने वाले 15 सालों में कुछ ना कुछ तो रेलवे में आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अगर आप लोगों की क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। हमें तो इंफॉर्मेटिव तो लगी वीडियो, बट जितना कुछ वो बोल रहे हैं आई थिंक सो लेकिन जैसा कि 4 उन्होंने सालों में होना मुश्किल है। बिल्कुल जो टाइटल में उन्होंने बोला था कि 2030, तो 2030 तक तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। इसको 20-25 साल लग ही जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा जो प्लान किया हुआ है इसके अंदर ऑब्वियसली इतना टाइम लगेगा, क्योंकि पैसा भी बहुत ज़्यादा लग रहा है इसके ऊपर। प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, चैनल कर लें सब्सक्राइब। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। So hard and got so